हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विशाल एजुकेशनल हब में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी सभी के लिए दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 1, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी, विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, पहला खाद्य में फल, सब्जी, अनाज, दूसरा अखाद्य फूल, पौधों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। यह कोशिकाओं के 70% भाग की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटिकल्चर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, अंगूर की खेती। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कंकालों का। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
ऑर्निथियोलॉजी ऑर्निथियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट से सेरीकल्चर सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और एवी कल्चर में पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सेरीकल्चर किससे संबंधित? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीटों का पालन किया जाता है से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इथोलॉजी। इटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। और एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। और इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रक्त से। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन कहलाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 14, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इजियोलॉजी में शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है क्या? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। पौधों के रोग और
पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जीवित जीवों पर मुद्रा मुद्रा के सॉरी सॉरी दोस्तों, जीवित जीवों पर मृदा मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में जीवित चीजों पर मृदा मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डिस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंध लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय पैनक्रियास के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। और हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और जीरिएट्रिक्स में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन का अध्ययन करता है। यह सन 1735 ईस्वी को कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में शरीर रचना शरीर की चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है शरीर रचना विज्ञान में। और सरोविज्ञान में नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर है दोस्तों जानवरों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटमोलॉजी
शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है? एंटमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी दोस्तों कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी विज्ञान की शाखाएं। अर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए दोस्तों हम लोग। सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है। इसमें सॉरी दोस्तों, सारोलॉजी या सोरोलॉजी दोनों इसको बोलते हैं। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी सांपों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद कल्चरल रिलेटिविज्म पर विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है क्या? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान, जिसे पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का अध्ययन करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म विज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 29, पेलियोंटोलॉजी पेलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित पेलियोंटोलॉजी के अध्ययन किस अध्ययन सॉरी पेलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों से संबंधित। पादप विज्ञान क्वेश्चन नंबर 30, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है चारागाह। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास का चारा, चारागाह, घास या चारा। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। दोस्तों जब किसी को कैंसर होता है तो जो कोशिका होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है, जो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, उसे कैंसर कहा जाता है। अस्थि सुशीरता यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह दोस्तों, मधुमेह जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं की कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण। दोस्तों जो पैनक्रियाज हमारा अग्नाशय होता है उसमें बीटा कोशिका की मतलब जो इंसुलिन बनाती है वो इंसुलिन न बनाने की वजह से दोस्तों मधुमेह होता है। उसमें इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है जिसके कारण क्या नाम है मधुमेह या डायबिटीज़ होता है। दोस्तों वृक्क संबंधी विफलता, रेनल फेल्योर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। कवक विज्ञान क्या है दोस्तों। कवक विज्ञान क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों या कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी माइकोलॉजी में कवक के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है। और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सपने से संबंधित। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सपने का। क्वेश्चन नंबर 35 अभी इसका बचा हुआ है दोस्तों, अभी इसका डिफिनीशन जो भी दिया है। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहर। टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विषय विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी जीन्स तथा दूसरा शब्द जाति स्पीशीज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसका डिफिनीशन, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकीय या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों ये है टॉपिक कोशिका सिद्धांत या संरचना कार्य। इसका कोशिका सिद्धांत या कोशिका संरचना या कोशिका के कार्य। इसका है थ्योरी है जंतु कोशिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रिकियां मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्र के चारों ओर से घिरी रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एटीपी
एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। क्वेश्चन नंबर 43, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43 का डिफिनीशन है अभी बचा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान होता है 4.5 से 5 4.5 से 5 अम्लीय होता है। ये पीएच मान जो होता है 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, 7 से 14 के बीच में तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि। ये क्या कह रहा है? कोशिका के अन्य तथा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50S और 30S के बीच में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। प्राकेंद्रिकी कोशिका जिसको इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं दोस्तों, की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्राकेंद्रिकी कोशिका की प्रमुख विशेषताएं ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती हैं। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाक्ष कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, जब एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टर्मिनल
फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 किलो मोल। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिकाओं में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जो कोशिकाओं में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो मोल के बराबर ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रक कोशिकाओं यूकेरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सल्की उपकला में। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, जो कि पूर्णतः गलत है क्योंकि इसमें हमको गलत ही बताना है दोस्तों। दिए गए कथनों में कथन 4 गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है बल्कि पाइरूवेट का विघटन होता है। ऑक्सीजन की सहायता से पाइरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है औषधियों और विषों का निराविषीकरण। कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में एसआईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? पहला है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, दूसरा विभाजन भी कब और कहाँ होता है। इसमें चित्र दिया गया है दोस्तों, उसमें हमको बताना पड़ेगा। इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। ये पहला वाला था और दूसरा युग्मों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाओं के विभाजन दो प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में होता है
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, कई एग्जाम में। तो सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 55, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। यह एक झिल्ली आबंद कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्गी द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके साथ साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइमों द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं पर। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं, शैवालों पर लागू होता है। कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं, शैवालों पर लागू परंतु विषाणुओं पर लागू नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कार्क के स्लाइड और सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड ली, उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्त के समान दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 59,
कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे ही थे ना। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है और इसके बाद टेक्नीशियन का होगा और एनटीपीसी का होगा। तो दोस्तों इसमें से अगर आप लोग वीडियो देखते हैं 2 से 3 बार अगर देख लेंगे इस वीडियो, तो ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग आपके दिमाग में रहेगा, ऑप्शन में आएगा तो आप लोग मार देंगे क्वेश्चन, सही कर देंगे क्वेश्चन को। तो इसलिए इसको हल्के मत लीजिएगा, अच्छे से देखिए और समझिए। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए जिससे दिमाग में अच्छे से संग्रहित हो जाए, सेव हो जाए, जो आप लोग की भाषा में वो बोलते हैं। तो कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है। जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 63, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस या जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होता है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कोशिकाओं का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को
उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है दोस्तों, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव, ये सही बात है दोस्तों। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 69, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोल्गी का है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्गी का नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रहण व परिवहन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? लाइसोसोम भरी होती है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। क्या कर लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा ये गुर्दे आदि में पाए जाते हैं।
लाइसोसोम सूक्ष्म गोल गहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 ईस्वी में की थी। ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अन्य अंतःप्राद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जोहान इवांजिलिस्ट पुरकिंजे ने। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कोशिकाओं की एक प्रक्रिया की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी वाह्यतम सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्लांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी वाह्यतम सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 76 असत्य बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका के बीच अंतर भी दर्शाया गया है दोस्तों। पहला, पादप कोशिका में आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। पादप कोशिका जो होती हैं आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका से बड़ी होती है पादप कोशिका। और जंतु कोशिका में पहला क्या है, जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती हैं। अब पादप कोशिका का दूसरा पॉइंट है सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी
कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, लेकिन जो जंतु कोशिका है इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, यानी नहीं रहती है। जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं रहती है। और क्या पादप कोशिका का तीसरा पॉइंट क्या, पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है। और जंतु कोशिका का थर्ड पॉइंट क्या है, जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तियाँ बहुत छोटी और अस्थायी होती हैं। चौथा पॉइंट क्या है, क्या ना, पादप कोशिका का लवक पाए जाते हैं इसमें, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लसिका। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती हैं। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों 78 का भी है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, अभी सॉरी दोस्तों 78 का भी बचा हुआ थ्योरी है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न दो चरणों में संपन्न होता है। पहला अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 79, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसके सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के DNA की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। क्वेश्चन नंबर 80, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिक है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका का क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोषों में एडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल
समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मृत कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है दोस्तों, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन होती है दोस्तों। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल। कोशिका यानी सेल सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला केंद्रक एवं केंद्रिका, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा गाल्जिका और चौथा कड़ाभ सूत्र, पांचवा अंतर्जालिका, छठवां गुणसूत्र, सातवां राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, आठवां लवक। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% और प्रोटीन की मात्रा जल की मात्रा होती है 80%, प्रोटीन की मात्रा 15%, वसा की मात्रा होती है 3%, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% और कार्बनिक लवण की मात्रा होती है 1%। क्वेश्चन नंबर 86, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विषाणु पर। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रूडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रूडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन ओमनिस सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायराइड तथा प्रोसोंक या प्रोन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में सुमेलित करें। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली से जुड़ी है दोस्तों। और क्या नाम है, डीएनए गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सभी को पता है कि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम को बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसी प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रेखिक डीएनए अणु के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरचित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेटाफेज। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं जर्म सेल्स के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका डिवाइडिंग सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ तक अभी करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 90 से हम लोग अगली क्लास में शुरू करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।